स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स सीटेट जुलाई 2024 के लिए सामाजिक विज्ञान की जो हमारी एक एनसीईआरटी आधारित श्रृंखला चल रही है उसको हम लोग एक कदम और आगे बढ़ाएंगे। और जितने भी लोग यहाँ पर में जुड़ चुके हैं उन सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा सा जो डिले हो गया है कुछ अपरिहार्य कारणों से, ठीक है, अनअवॉइडेबल रीजंस जिसकी वजह से। लेकिन फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर में जल्दी से अब पूरा का पूरा जो है हम लोग हमारे सेशन की तरफ में जो है जोर लगाते हैं, ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी से शुरू करते हैं हमारे सेशन को। जितने भी लोग जुड़ चुके हैं आप लोग आंसर करते जाएंगे। यहाँ पर मैं 1927 के अंदर में जो है फ्रेंड्स आपको बताना है मंदिर प्रवेश आंदोलन किसने शुरू किया था। मैं आप लोगों को बता दूं ये क्वेश्चन आप लोगों के सीटेट के अंदर में तो इंपॉर्टेंट है ही, बट ये सेम क्वेश्चन जो है आप लोगों का DSSB के अंदर में भी आ चुका है आप लोगों का, क्योंकि ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, एनसीईआरटी पर आधारित प्रश्न है। तो मंदिर प्रवेश आंदोलन किसने शुरू किया था? तो मंदिर प्रवेश आंदोलन जो है फ्रेंड्स ये शुरू किया था डॉक्टर BR आम्बेडकर ने, ठीक है। इसके बारे में जो भी लिखा हुआ है वो मैं पूरी जानकारी आप लोगों को यहाँ पर मैं देता हूँ, ध्यान से देखिएगा आप सभी लोग। देखिए फ्रेंड्स 1927 तक क्या होता था ना, आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो मंदिर है उसमें दलित लोगों को नहीं आने दिया जाता था, जिनको अनटचेबल या लोअर कास्ट का माना जाता था उनको एंट्री नहीं थी। तो डॉक्टर BR आम्बेडकर ने क्या किया, ठीक है, महाड़ एक इलाका है महाराष्ट्र के अंदर में, वहां पर में उन्होंने टेंपल एंट्री मूवमेंट चलाया कि भाई हम जाएंगे टेंपल्स के अंदर में, जो टैंक है, जो तालाब है, वहां से पानी लेंगे, जिसमें हिम्मत है रोक कर दिखाओ। तो 1927 से 1935 तक 3 बार उन्होंने टेंपल एंट्री मूवमेंट चलाए। उनका ये मकसद नहीं था कि भाई ये दिखाना कि भाई देखो हम लोग जो है जाके टेंपल में से पानी लेकर आ जा रहे हैं, मंदिर में से, और जो धर्म स्थान है वहां से पानी लेकर आ रहे थे। उनका ये मकसद था कि देखो कितना रोका जाता है हमको, ये देखो जब हम जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि पानी की कमी है, पानी कहीं और से नहीं ले सकते, पानी लेना है मंदिर में से, ये दिखाने के लिए कि ये कास्ट प्रिजुडाइज कितना ज्यादा है, कितना स्ट्रांग है भारत के अंदर में, जातीय पूर्वाग्रह। क्यों नहीं आने देंगे इस पर्टिकुलर पर्सन को? क्योंकि वो एक खास जाति का है, पूर्वाग्रह बना लिया है कि ये व्यक्ति है, ये इस खास जाति का है, तो पूर्वाग्रह ये है कि ये खराब है, अछूत है। तो वो दिखाना चाहते थे, समाज को दिखाना चाहते थे कि कितना मजबूत है जातीय पूर्वाग्रह। ऐसा नहीं था कि उनको पानी की कमी थी या पानी कहीं और से नहीं ले सकते थे, वो ये बताना चाहते थे। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर में पूछा गया। मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्दी से वो क्वेश्चन लगा दे कास्ट प्रिजुडाइज वाला, जिसके अंदर में ये पूछा गया है कि क्यों डॉक्टर BR आम्बेडकर ने टेंपल एंट्री मूवमेंट चलाया था। और उस क्वेश्चन के अंदर में असर्शन रीजन टाइप का प्रश्न पूछा गया था आप लोगों से। और जो बच्चा यहाँ पर मैं टीचिंग परीक्षा पर ये लेक्चर देख रहा है ना, मैं आपको बता दूं आप लोग वो क्वेश्चन सीख रहे हो, उस तरीके के भी सीखोगे आप लोग आगे धीरे 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 सारे के सारे सेशन के अंदर में कि असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। अभी मैं आप लोगों को थोड़े दिन के अंदर में फ्रेंड्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली अनाउंसमेंट भी कर रहने वाले हम लोग आप लोगों के लिए कि कैसे आप लोग ऑफलाइन पेपर को डील करोगे। तो मैं सबको ये पावर दिखाना चाहते थे कास्ट प्रिजुडाइज का, इसी वजह से इन्होंने 3 बार टेंपल एंट्री मूवमेंट चलाया। ये कहां से? ये खुद एक जो है फ्रेंड्स महार जाति से बिलोंग करते थे, ठीक है, महार जाति से बिलोंग करते थे। इन्होंने खुद ने कास्ट प्रिजुडाइज का मतलब क्या होता है? प्रिजुडाइज का मतलब होता है पूर्वाग्रह, कि पहले से ही धारणा बना लेना कि ये इस जाति का है तो खराब ही होगा, ओके, या ये धर्म का है तो खराब ही होगा, ठीक है, या फिर ये इस इलाके से बिलोंग करता है तो खराब ही होगा। तो किसी को नीचे देखना, कमतर आंकना, ठीक है, पहले से ही धारणा बना लेना, ये प्रिजुडाइज कहलाता है, पूर्वाग्रह कहलाता है। ओके, ये खुद USA गए फ्रेंड्स हायर स्टडीज के लिए, इन्होंने पढ़ाई की और यहां पर मैं अपने समाज को सशक्त बनाने के लिए उन्होंने प्रयास किए। आगे बढ़ते हैं, इसके ऊपर में बेस क्वेश्चन भी मैं आपको कराऊंगा। चारूपल्लम विलेज जो है आप लोगों को बताना है किस मंदिर के पास में है। चारूपल्लम विलेज जो है फ्रेंड, चारूपल्लम एक जो नाम है आप लोगों का ये बनता है चारूपल्लम गांव, ठीक है। चारूपल्लम का मतलब होता है आप लोगों का, ठीक है, चढ़ाईदार रास्ता, तो चढ़ाईदार रास्ते वाला गांव चारूपल्लम। तो क्या हुआ था कि एक रास्ता बनाया गया था इस तरीके से, चढ़ाईदार रास्ता। क्यों बनाया गया? क्योंकि मंदिर का ऊपर का जो भाग है वहां तक पत्थर पहुंचाने थे। तो मैं आपको दिखाता हूं, यहां पर मैं आप लोग देखिए राजराजेश्वरा टेम्पल तंजावुर के अंदर में, ये जो है आप देख रहे हो ऊपर में इतना भारी भरकम 90 टन का जो पत्थर या शिखर जिसको आप लोग बोलते हैं वो रखा गया है। अब आप सोचिए कि इतना भारी भरकम जो है वो पत्थर ऊपर कैसे चढ़ाया गया होगा। तो उन्होंने क्या किया, ऐसे बहुत लंबा करीब 4 किलोमीटर लंबा रास्ता बनाया, क्योंकि उस समय में क्रेन वगैरह तो होती नहीं थी, और इस तरीके से उन्होंने इसको आगे 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 लेकर गए धीरे धीरे। वो समय के साथ भी रास्ता गायब हो गया, जैसे ये गायब हो गया अभी आपके सामने से, ठीक है। लेकिन इस जगह पे जो गांव बस गया है, ठीक है, उस गांव को चारूपल्लम विलेज कहते हैं। तो चारूपल्लम विलेज राजराजेश्वरा टेम्पल जो है ना उसके पास में है। और राजराजेश्वरा टेम्पल जो है ये किसने बनाया था? राजराजा देव ने। वो राजराजा देव जो थे उन्होंने राजराजेश्वरा जो भगवान है गॉड राजराजेश्वरा, शिव जी के अवतार माने जाते हैं राजराजेश्वरा, उनके नाम पर ही अपना नाम रख लिया।
पुराने ज़माने में क्या होता था, जो राजा होते थे ना, वो जनता के बीच में अपनी धाक जमाने के लिए अपने आप को बोल देते थे कि मैं भगवान का भेजा हुआ दूत हूँ। कई बार अपने आप को भगवान का प्रतिनिधि बता देते थे और अपने आप को इस तरीके से दिखाते थे कि भगवान की या कई बार तो अपने आप को भगवान ही बता दिया कई सारे राजाओं ने कि मैं ही भगवान का अवतार हूँ। कई सारे राजा जो थे उन्होंने अपने आप को भगवान का प्रतिनिधि बताया। ठीक है, एनसीईआरटी में एक पॉइंट ये भी दिया हुआ है कि जो इस्लामिक परंपरा है उसके अंदर में खुद को भगवान बताना अलाउड तो है नहीं, तो उसमें क्या बताते थे राजा जनता के बीच में अपनी धाक जमाने के लिए, ठीक है, खुद को भगवान की परछाई या भगवान का प्रतिनिधि बता देते थे। जो बाकी भारत के अंदर में राजा थे वो भी भगवान का अपने आप को प्रतिनिधि या भगवान ही बता दिया करते थे, अवतार बता दिया करते थे। ओके, तो ये जानबूझकर किया जाता था उन समय के राजाओं के द्वारा, ये दिखाने के लिए कि भाई भगवान का हाथ है हमारे ऊपर में, ठीक है, भगवान का हाथ है। तो ये इस तरीके से ये चलता था और आज भी आप लोग देखोगे फ्रेंड्स कि कहीं ना कहीं इस तरीके से होता है कि जो है राजनीति के अंदर में भगवान वगैरह आ जाते हैं। तो ये राजराजेश्वरा टेम्पल का एग्जांपल देखिए, बहुत ही यूनिक है। राजराजा देव अपना नाम ही यहाँ पर भी उन्होंने रख लिया था भगवान जनता के बीच में अपना दबदबा बनाने के लिए। ठीक है, चलिए, तो राजराजेश्वरा टेम्पल तंजावुर के अंदर में है, ये याद रखना है। 90 टन का इसका शिखर है और यहीं पर एक रास्ता बनाया गया था, चढ़ाईदार रास्ता, ठीक है, करीब 4 किलोमीटर लंबा था। अब ये रास्ता तो नहीं रहा, लेकिन वहाँ के लोगों के मन में अभी भी उसकी यादें ताज़ा है, इसी वजह से इसको लोग जो है वो चारू पल्लम, ठीक है, विलेज ऑफ इंक्लाइन या चढ़ाईदार रास्ते वाला गाँव के रूप में इसको जानते हैं। चढ़ाईदार रास्ते वाला गाँव इसको कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। बंदगान दिल्ली सल्तनत के समय में जो है एक इंपॉर्टेंट टर्म है बंदगान, बताना इसके बारे में क्या है बात। तो देखिए, अगर बंदगान के बारे में बात करूँ तो ये स्पेशल प्रकार के स्लेव्स हुआ करते थे, गुलाम हुआ करते थे, ऐसा पहला स्टेटमेंट में बोला गया है। और ये जो गुलाम थे, ठीक है, स्पेशल परचेज स्लेव्स थे मिलिट्री सर्विसेज के लिए, इनको ट्रेन किया जाता था, ठीक है, और इनको पॉलिटिकल ऑफिसेस के अंदर में भी इनको रखा जाता था, मतलब कि बड़ी बड़ी पोस्ट इनको दी जाती थी। तो बंदगा विशेष गुलाम थे जिन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। राज्य के बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर भी काम करने के लिए इनको प्रशिक्षित किया जाता था। बिल्कुल सही बात है, बंदगान, ठीक है, गुलाम, बंदगान गुलाम का ही जो है ये सिनोनिम है। और सैनिकों के रूप में इनको खरीदते थे, फिर बाद में धीरे धीरे उनको जो अच्छे गुलाम होते थे उनको बड़े बड़े पद पर भी बिठाया जाता था। बंदगान पूरी तरह अपने मालिकों पर ही निर्भर होते थे, ठीक है, वो कुछ नहीं कर पाते दूसरा, बस मालिक, ठीक है, उन्हीं पर निर्भर रहते थे। इसलिए सुल्तान उन पर विश्वास कर सकते नहीं कर सकते थे, क्या बोल रहा है ये, अरे कर सकते थे, अपने गुलाम के आपके ऊपर मान लो, ठीक है। अब मान लो ये प्रीत है हमारे साथ में, हमारी, ठीक है, आपकी साथी, ठीक है, प्रीत जो है इनके मान लो इनके पतिदेव जो है पूरी तरह से इनके ऊपर में आश्रित हो गए। प्रीत जो है वो बहुत बड़ी टीचर बन गई, ठीक है, नेशनल टीचर, और उनको जो है मान लीजिए कि केनिया में भी बुला लिया गया, अफ्रीका के अंदर में भी काम करने चली गई और उनके पति उनके ऊपर में पूरी तरह से आश्रित है, ठीक है। तो वो अपने पति पर विश्वास रख सकती है कि बाजू वाली जो है वो जो उर्वशी है, ठीक है, मेनका है, उनके ऊपर में मतलब इनके पति की नज़र नहीं जाएगी करके। अब वो भरोसा कर सकती है भाई पति तो मेरे ऊपर में डिपेंडेंट है, जैसा मैं बोलूँगी वैसा करेगा। ओके, तो वैसी ही चीज़ यहाँ पर में हो रही है फ्रेंड्स कि बंदगा पूरी तरह अपने मालिकों पर निर्भर थे, तो सुल्तान उन पर विश्वास कर सकते थे। देखिए एग्जाम यहाँ पर मैं आपको जो है ना नॉट बोलकर यहाँ पर मैं गलत कर दिया, सो सुल्तान कुड नॉट गलत है, यहाँ पर मैं कर सकते थे, और ये एग्जाम का क्वेश्चन है, इसी वजह से बता रहा हूँ एग्जामिनर आपको कैसे घुमाता है। देखिए यहाँ पर मैं नॉट बोला है, तो क्या ये वाला स्टेटमेंट सही होगा? सुल्तान भरोसा नहीं कर सकते। प्रीत को ही एग्जाम्पल ले लीजिए आप, प्रीत अपने भरोसा पति पे भरोसा कर सकती है, भाई क्या है, ठीक है, प्रीत उनको जो है वो बाल कटवाने के भी पैसे नहीं देती, तो बाल बढ़े हुए, दाढ़ी बढ़ी हुई है, ठीक है, कपड़े भी उनको मतलब अपने हिसाब से रखा हुआ है उन्होंने, ताकि उर्वशी मेनका वगैरह ना देखे, तो उन पर भरोसा रख सकते हैं कि भाई मेरा पति मेरा है करके सिर्फ। तो सुल्तान कुड ट्रस्ट एंड देम, और उनके ऊपर भी रिलाय कर सकते थे, भरोसा कर सकते थे, उनके ऊपर भी रिलाय कर सकते थे। तो ये वाला गलत है आपका, पहला वाला सही है, ठीक है। नॉट बोल के गलत किया है, ए इज ट्रू बी इज फॉल्स, ठीक है, तो ए इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो ये याद रखेंगे आप सभी लोग, आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट यहाँ पर में जो है। इल्तुतमिश जो थे, इन्होंने ये बंदगा की प्रथा शुरू की थी, सुल्तान इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश करके एक शासक हुए भारत में, उन्होंने ये प्रथा शुरू की थी बंदगा। बंदगा शब्द जो है ये पर्शियन भाषा का शब्द है, ठीक है, फारसी भाषा का शब्द, जिसका मतलब होता है यहाँ पर में गुलाम। ओके, तो बंदगान की प्रथा भारत में किसने शुरू की थी? इल्तुतमिश ने, ठीक है। अब ये जो इल्तुतमिश के बाद में जब खिलजी वंश आया, तो खिलजी लोगों ने, तुगलक वंश के लोगों ने, ठीक है, बंदगा का इस्तेमाल करते रहे, बंदगा वाली प्रथा उन्होंने शुरू रखी। ये बंदगा अपने स्वामी पर निर्भर रहते थे, तो उनके प्रति वफादार भी रहते थे। लेकिन अब मान लीजिए कि अब ये हम ले लेते हैं यहाँ पर में
प्रीति का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, प्रीत का एग्जाम्पल। अब प्रीत का पति जो है वो प्रीत के साथ में बिल्कुल एकदम वफादार है, क्योंकि प्रीत पर ही निर्भर है। अब कल जाके जो है वो प्रीत की बहन वहां पर में रहने आ गई है, प्रीत का भाई आ गया रहने के लिए, और प्रीत का भाई बोलता है कि मेरी भी बात सुनो, तो प्रीत के पति जो है वो उनकी बात नहीं सुनेंगे, बोलेंगे नहीं मैं तो अपनी मालकिन मतलब अपनी पत्नी की बात सुनूंगा, मैं उन पर निर्भर हूं करके, ठीक है, तो वो किसी और की बात नहीं सुनेगा। तो ये लोग क्या होते थे ना, ये जो दास या आश्रित लोग होते थे, ये अपने स्वामी या संरक्षक के प्रति तो वफादार होते थे, लेकिन उनके उत्तराधिकारियों के प्रति या उनके बाद जो शासक बनने वाले हैं उनके प्रति वफादार नहीं रहते थे, ठीक है, केवल और केवल अपने मालिकों के प्रति रहते थे। तो आप मुझे हाँ या ना में बताइए यहाँ पर में कि क्या जो है प्रीत के पतिदेव अपने जो है यहाँ पर में जो भी साले साहब है उनके प्रति वफादार रहेंगे, उनकी भी बात सुनेंगे क्या? नहीं सुनेंगे यहाँ पर में। ओके, ये कटप्पा नहीं थे। कटप्पा क्या करता था, उसने पूरे राजवंश की जिंदगी भर सेवा करने की कसम खाई थी। ये लोग बोलते थे तुम्हारा राजवंश गया जो है तेल लेने के लिए, ठीक है, मैं तो केवल अपने राजा के प्रति वफादार रहूंगा, राजा गया मेरी वफादारी भी। तो ये अपने हायर या उनके जो सक्सेसर होते थे या उनके बाद वाले आने वाले उनके प्रति वफादार नहीं होते थे। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है फ्रेंड्स, मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज उसके ऊपर में भी क्वेश्चन डाल दिया जाए, ठीक है। चलिए, लव एंड ट्रस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर मैं टीम ने डाला है। गौतम कुमार जी यहाँ लिख रहे, लोग पूछते हैं कहाँ पढ़ते हो, तो बता देते हैं कि एक टीचर है जो यूट्यूब को हिलाकर रख दिए है। चलो, थैंक यू वेरी मच गौतम कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, ठीक है, आपके प्यारे से कमेंट के लिए, और टीम का भी बहुत बहुत शुक्रिया इतना सा प्यारा सा कमेंट जो है मेरे तक पहुँचाने के लिए। मतलब अभी चैट के अंदर में इन्होंने लिखा। गौतम जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन को देखिए आप लोग। मैंने आपको जो स्टार्टिंग में सबसे स्टार्टिंग में बताया, डॉक्टर बी आर आम्बेडकर जो है उन्होंने टेम्पल एंट्री मूवमेंट स्टार्ट किया था कॉलोनियल पीरियड में, मतलब कि अंग्रेजों के समय में। 1927 में अंग्रेजों का शासन था, तो अंग्रेजों के शासन के समय काल को ही कॉलोनियल पीरियड कहा जाता है, कॉलोनियल पीरियड कहते हैं हम लोग, ठीक है। क्यों शुरू किया था? डॉक्टर बी आर आम्बेडकर जो है वो जनता को दिखाना चाहते थे कि देखो सोसाइटी में जो है वो पूर्वाग्रह कितना मजबूत है, ताकत दिखाना चाहते थे पूर्वाग्रह की, कि भाई जनता को पानी तक नहीं भरने दिया जा रहा है किसी एक व्यक्ति को इस आधार पर कि वो जो है छोटी जाति का है। तो उन्होंने टेम्पल एंट्री मूवमेंट क्यों चलाया था? ताकि वो जनता को प्रिजुडाइज का, पूर्वाग्रह की ताकत दिखा सके कि पूर्वाग्रह ने कितना जकड़ा हुआ है हमारे समाज को। तो दोनों सही है, और टेम्पल एंट्री मूवमेंट चलाया ही उन्होंने इसीलिए था, ये प्रिजुडाइज का पावर दिखाने के लिए। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आर जो है वो करेक्टली एक्सप्लेन करता है कि क्यों डॉक्टर बी आर आम्बेडकर ने जो कॉलोनियल मूवमेंट पीरियड के समय में टेम्पल एंट्री मूवमेंट चलाया था, मंदिर प्रवेश आंदोलन चलाया था, पूर्वाग्रह दिखाने के लिए कि किस तरीके से जो है यहाँ पर में पूर्वाग्रह ने पकड़ा हुआ है। ए इज द करेक्ट आंसर। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। ऐसे ही और भी बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को यहाँ पर मैं करवा दूंगा फ्रेंड्स। नाउ फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, देखिए जोड़ियां मिलाने वाले क्वेश्चंस भी अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर में आपके। इसका आंसर कीजिए आप सभी लोग। ब्राह्मो समाज, यंग बंगाल मूवमेंट, रामकृष्ण मिशन, अलीगढ़ मूवमेंट, ठीक है। तो ब्राह्मो समाज की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो ब्राह्मो समाज, ओके, ब्राह्मो समाज इसकी स्थापना की थी फ्रेंड्स इनमें से किसने? राजा राममोहन रॉय ने ब्राह्मो समाज की, कलकत्ता में 1828 के अंदर में। यंग बंगाल आंदोलन बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा फेमस, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन, हेनरी विवियन डिरोजियो, ठीक है, हेनरी विवियन डिरोजियो ने की थी। तो ए की जोड़ी लगेंगी 4 के साथ, बी की जोड़ी लगेंगी आप लोगों की, ठीक है, यहाँ पर मैं आपका 2 दिख रहा है लेकिन एक्चुअल में ये 3 होना चाहिए फ्रेंड्स आप लोगों का, ठीक है। तो बी की जोड़ी लगेंगी 3 के साथ, ठीक है, 4 और 3, ये आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी के अंदर में, खत्म। रामकृष्ण मिशन, वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग मुझे नाम रामकृष्ण मिशन के सामने उन व्यक्ति का नाम लिखकर बताइए। अभी आप लोगों को जो है थोड़े दिन पहले हमने जो कम्युनिटी सेक्शन है उसके अंदर में भी ये क्वेश्चन दिया था आप लोगों के लिए। जल्दी जल्दी से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर बताइए। और जैसे कि मैं यहाँ देख पा रहा हूँ फ्रेंड्स, 855 लाइक्स आप लोगों ने कर दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक इंपॉर्टेंट वाली जो है चीज़, एक हिंट मैं आप लोगों को देना चाहूँगा कि जो आपके लिए टीचिंग परीक्षा करने वाला है अभी आगे में, ठीक है, धीरे धीरे उसके बारे में बता दो आपको। मुझे एसएसटी कुछ समझ में नहीं आता था, बट जब से आपसे क्लास कर रही हूँ सर, सबसे मुझे अच्छा लगने लगा एसएसटी। चलिए, चांदनी नाज जी बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि आपको अब एसएसटी अच्छा लगने लगा है। अलीगढ़ आंदोलन, ठीक है, अलीगढ़ आंदोलन चलाया था सर सैयद अहमद खान ने, ठीक है, सर सैयद अहमद खान। तो बी इज द करेक्ट आंसर। प्लीज इन सभी लोग इनको याद रख लीजिए आप लोग। ये तत्वबोधिनी सभा वाला क्वेश्चन आपका बीपीएससी में आया था अभी थोड़े दिन पहले, देवेंद्रनाथ टैगोर उसका आंसर था। आत्मीय सभा वाला क्वेश्चन जो है आप लोगों का यूपी टीजीटी के अंदर में आया था, ये बीपीएससी के अंदर में आया था। ये सब एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जाते हैं। यंग बंगाल आंदोलन सीटेट के अंदर में, बीपीएससी के अंदर में आपका DSSB के अंदर में पूछा जा चुका है। यंग बंगाल आंदोलन, हेनरी विवियन डिरोजियो, ठीक है। ब्राह्मो समाज, राजा राममोहन रॉय, ठीक है। थियोसॉफिकल सोसाइटी, ये क्वेश्चन भी बनने की संभावना है। थियोसॉफिकल सोसाइटी
HP ब्लावत्स्की और कर्नल ओलकोट, मैडम ब्लावत्स्की भी बोल सकते हैं आप इनको, मैडम ब्लावत्स्की, ठीक है, और कर्नल ओलकोट, इन्होंने स्टार्ट किया था। और रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद जी ने। इंग्लिश में देखना, इंग्लिश में भी आप लोग इसको देख सकते हो। जो सीटेड वाला इमेज वाला टीचिंग परीक्षा के ऐप पर जाओगे आप, ठीक है, ऐप पर, उसमें किसी भी सीटेड के कोर्स में चले जाइए, वहाँ पर मैंने हमने एक इमेज वाला बना दिया, एक फोल्डर ओपन है, आप लोग उसको बिल्कुल जो है वो उसमें देख सकते हो, ठीक है। जो भी सारी चीज़ें हैं उसमें ये इमेज डाल देंगे अपन, और उसके ऊपर में 4-5 क्वेश्चन भी डाल देंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए इसके लिए, ठीक है। ओके, नाउ फ्रेंड्स, पृथ्वी की धुरी एक काल्पनिक रेखा है, ठीक है, जो बिल्कुल बीचों बीच में से होती है, कक्षीय सतह के साथ में कितना कोण बनाती है, ठीक है। तो पृथ्वी की धुरी मतलब जिसके अराउंड में पृथ्वी घूमती है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं हूँ एक, ठीक है, मैं गोल गोल घूम रहा हूँ, ठीक है, गोल घूम रहा हूँ, तो एकदम बीचों बीच में से एक जो रेखा होगी, बिल्कुल मतलब एक लाइन होगी, रेखा तो अमिताभ जी की है, ठीक है, एक जो लाइन होगी यहाँ पर मैं बिल्कुल एकदम सीधी, जिसके अराउंड में पूरा घूम रहा होगा गोल गोल, वो धुरी कहलाएंगी आप लोगों की, ठीक है, एक्सिस कहलाएगा। अब हमारी पृथ्वी जो है वो आपकी पुष्पाराज है, झुकेगा नहीं, लेकिन झुकी हुई है ऐसी, और वो ऐसे झुकी झुकी सी घूमती है, तो उसका एक्सिस भी झुका हुआ है ना। तो अपना जो उसका एक्सिस है वो ऐसा होना चाहिए था, लेकिन झुका हुआ है, ये देखिए ऐसे झुका हुआ है। पहले क्या था, कक्षीय सतह के साथ में वो 90 डिग्री का एंगल बनाता था। जैसे अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मैं अपने कक्षीय सतह के साथ में, मतलब अपने जो जिस जमीन पर मैं खड़ा हूँ, ठीक है, जिसके ऊपर में मैं घूम रहा हूँ, ठीक है, वो उसके साथ में मेरा 90 डिग्री का एंगल बन रहा है मेरे एक्सिस का। लेकिन अगर मैं ऐसा झुक के करूँगा, गोल गोल घूमूंगा, तो वो थोड़ा सा एंगल कम हो जाएगा। तो 23.5 डिग्री पृथ्वी झुक गई है, तो अब बचा कितना, 66.5 बचा। तो अपने ऑर्बिटल प्लेन के साथ में 66.5 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है। तो पृथ्वी की धुरी एक काल्पनिक रेखा है, मतलब जिसके अराउंड वो घूमती है। हमने एक रेखा, काल्पनिक रेखा हम लोग इमेजिन करते हैं, एक्सिस का मतलब। और कक्षीय सतह के साथ में, मतलब जो प्लेन है, जो अगर हम एक इमेजिन करें प्लेन को, कक्षीय सतह को, तो उसके साथ में कितने एंगल बनाती है वो, 66.5 डिग्री का एंगल बनाती है। झुकी हुई कितनी अगर ये पूछा जाए तो 23.5 डिग्री। अगर अपने कक्षीय सतह के साथ में कितना एंगल बनाती है तो 66.5 डिग्री। आई होप आपको अब ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। ये इस प्रकार से कुछ आप इधर से बना दिखवाइए या इधर से दिखवाइए, ठीक है। यहाँ पर मैं देखिए पहले 90 डिग्री का था पूरा एंगल, अब 23.5 डिग्री झुक गई, तो बच कितना गया, 66.5 बच गया। अब देखिए इस क्वेश्चन का आंसर, ये आपका 20 दिसंबर 2021 में आप लोगों के लिए सबसे बड़ी खबर, ठीक है, यूट्यूब मतलब टीचिंग परीक्षा। थैंक यू वेरी मच गौतम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्यारे प्यारे कमेंट के लिए आपको, ठीक है जी। स्मृति भारती जी, काम बहुत है ना इस वजह से, चलो थैंक यू जी। मैं बिल्कुल, एक बार आप क्या कह रहे हो अगर आप कहोगे तो मैं फिर से वापस से भी करवा दूंगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैं अगर हम लोग बात करें फ्रेंड्स, घासीदास जी, पेरियार, डिरोजियो, आम्बेडकर जी, ठीक है। तो 20 दिसंबर 2021 का क्वेश्चन, घासीदास, पेरियार, डिरोजियो, आम्बेडकर। घासीदास जी की अगर हम लोग बात करेंगे, गुरु घासीदास जी की, तो गुरु घासीदास जी जो है फ्रेंड्स, इन्होंने जो है क्या किया था, सतनामी आंदोलन चलाया था, सतनामी आंदोलन, ठीक है, सतनामी आंदोलन, ठीक है। तो मध्य भारत में जो है, जो चमड़े के कारीगर हुआ करते थे, जो लेदर वर्कर थे, जानवरों की जो चमड़ियाँ होती नहीं, कि जो जानवर को जो है मर जाते तो उनकी चमड़ी वगैरह निकाल के फिर उससे जूते वगैरह या बैग्स वगैरह, लेदर के बैग्स वगैरह बनते, तो वो सब जो काम करने वाले कारीगर थे, उन लोगों के लिए सतनामी आंदोलन चलाया था। पेरियार जी ने जो है सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट चलाया था, आत्मसम्मान आंदोलन नीची समझे जाने वाली जातियों के लिए। यंग बंगाल आंदोलन, फेवरेट क्वेश्चन एग्जामिनर का, हेनरी विवियन डिरोजियो ने, एग्जाम का क्वेश्चन है ये। डॉक्टर आम्बेडकर ने टेम्पल एंट्री मूवमेंट, अभी थोड़ी देर पहले आप ही लोगों ने आंसर किया था इसका। अब आंसर आप लोग करोगे कमेंट में, सारे के सारे लोग जल्दी जल्दी से लिख दीजिए आप लोग, ठीक है, जल्दी जल्दी से कर दीजिए आप लोग सभी लोग। और आप लोगों को मैं बता दूं फ्रेंड्स कि आप के सबके लिए, ठीक है, टीचिंग परीक्षा की टीम जो है वो अथक प्रयास कर रही है आप लोगों के लिए। और ये जितने भी आपके ऑनलाइन शिफ्ट के पेपर्स हुए थे, सारे के सारे पेपर्स, ठीक है, बुक के फॉर्मेट में, जो मेरी बुक है, ठीक है, वो आप लोगों को टीचिंग परीक्षा के ऐप के ऊपर में उसको डाला जा रहा है। तो ईवीएस का हमने डाला है, अब एसएसटी का भी आप लोगों के लिए पूरी की पूरी जो बुक है फ्रेंड्स, करीब वो 2 बुक्स हिंदी और इंग्लिश की मिला दिया जाए 550 और एक 450 वाली, तो वो आप लोगों का टोटल जो है फ्रेंड्स करीब 1000 रुपये की बुक्स हो जाती है। 1000 साढ़े जो है 1000 या फिर करीब करीब अगर उसमें डिलीवरी चार्जेस वगैरह मिला दिया जाए तो वो 1100 रुपये तक पहुंच जाता है। तो वो बुक्स ई बुक के फॉर्मेट में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल करवा के दी जा रही है। कहाँ पर में? आप लोगों को टीचिंग परीक्षा के ऐप के ऊपर में, ठीक है, टीचिंग परीक्षा के ऐप के ऊपर में। कैसे मिलेगा मैं स्क्रीनशॉट के जरिए भी आप लोगों को दिखा दूंगा। तो घासीदास जी ने सतनामी आंदोलन की स्थापना की थी और यहुआ बंगाल आंदोलन की स्थापना हेनरी लुई विवियन डिरोजियो ने। वयोवृद्ध गांधीवादी नेता पोट्टी श्रीरामुलु, ठीक है, जिन्होंने एक अलग जो है राज्य बनाने की मांग को लेकर, ठीक है, एक भूख हड़ताल की थी
और उस भूख हड़ताल की वजह से उनकी जान चली गई, क्योंकि सरकार ने उस समय बात सुनी नहीं उनकी, और लंबे समय तक भूख हड़ताल पर रहने के कारण उनकी मौत हो गई। बताइए जल्दी से, तो कौन से राज्य के लिए वो मांग कर रहे थे? महात्मा गांधी के समर्थक थे, महात्मा गांधी के विचारों पर चल रहे थे, भूख हड़ताल पर बैठे, ठीक है। अलग जो है यहाँ पर में आंध्रा राज्य के लिए, अलग आंध्रा राज्य चाहते थे वो, तो इसी वजह से जो है फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था बाद में, और ये क्वेश्चन आया था फरवरी 2016 के अंदर में आप लोगों का, ठीक है। तो आंध्रा राज्य की, अलग आंध्रा राज्य की मांग के लिए पोट्टी श्रीराम लुलू ने अपनी जान गंवा दी थी। अब आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये यहाँ पर मैं आप लोग देखिए, अगर हम थोड़ा सा यहाँ पर मैं भारत को समझे तो ये पूरा का पूरा उस समय में ना एक मद्रास राज्य हुआ करता था, फिर बाद में ये आंध्र प्रदेश अलग हुआ, आंध्र प्रदेश यहाँ से अलग हुआ, फिर बाद में इनके जान जाने के, इनके जो है प्रदर्शन के कारण, और जब जनता में रोष बढ़ा तो सरकार ने फिर आंध्र प्रदेश को अलग कर दिया। तो इस वजह से फ्रेंड्स आपका आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला आंध्र प्रदेश पहला राज्य बना। तेलुगु लोगों के लिए अलग राज्य चाहते थे ये, तेलुगु लोगों के लिए, ठीक है। चलिए, तो अलग आंध्रा स्टेट के लिए इन्होंने अपनी जान दे दी, और 15 दिसंबर 1952 को फाइनली जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में उनकी जान चली गई थी, ठीक है। लंबे समय तक 56 दिनों तक जो है भूख हड़ताल पर रहने के बाद में। निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी दिन की परिभाषा है, अर्थ डे की परिभाषा है? बताइए जल्दी से, अर्थ डे की परिभाषा। मॉक टेस्ट में सबसे ज़्यादा मार्क एसएसटी में ही मेरा आ रहा है, दिल से लव यू सर। चलो, विकास कुमार जी बोल रहे हैं, विकास कुमार गुप्ता जी, कि जब से वो क्लास देख रहे हैं तो मॉक टेस्ट में सबसे ज़्यादा स्कोर उनका जो है एसएसटी के अंदर में ही आ रहा है। ये बहुत अच्छी बात है विकास जी, ठीक है। मुझे काफ़ी खुशी हुई है ये जानकर। चलिए, तो देखिए पृथ्वी दिवस की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, ठीक है, मैं आपका कमेंट बच्चों को भी दिखा दूं ताकि वो लोग भी मोटिवेट हो और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दे, ठीक है। और आपकी मॉक टेस्ट के लिए एक जो चीज़ है वो टीचिंग परीक्षा आप लोगों के लिए कर रहा है, वो मैं आपको बताता हूँ अभी। पृथ्वी दिन की परिभाषा जो है फ्रेंड्स, एक अपना खुद का रोटेशन अपने खुद के एक्सिस पर, अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में जो समय लगता है पृथ्वी को, इसको जो है एक पृथ्वी दिवस कहते हैं। जैसे मान लो मैं पृथ्वी फॉर एग्जांपल, ठीक है, मैं ऐसा ये इस डायरेक्शन में हूँ, पूरा ऐसा गोल अपने अक्ष पर ऐसा गोल 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 घूम के फिर वापस से उसी जगह पे जब आ जाते हैं ना, ठीक है, तो अपने अक्ष पर पूरा जो एक चक्कर लगाने में लगा उसको पृथ्वी दिन कहते हैं हम लोग। ओके, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, और काफ़ी सारे बार एग्जाम में आया हुआ है, और लगभग जो है फ्रेंड 24 घंटे का समय लगता है पृथ्वी को, और ये एग्जाम का क्वेश्चन है आपका, ठीक है, एग्जाम का क्वेश्चन है एनसीईआरटी बेस्ड। देखिए, विकास कुमार गुप्ता जी बोल रहे हैं कि जब से एसएसटी की क्लास देख रहा हूँ सर, तब से मॉक में टेस्ट में सबसे ज़्यादा मार्क्स एसएसटी में ही आ रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि विकास कुमार जो है वो मॉक टेस्ट दे रहे हैं, ये मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी इनकी, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ यह मॉक टेस्ट दे रहा है भाई। अब आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा आप सभी लोग मेरी, ठीक है, क्योंकि फिर उसके बाद में फिर आप लोगों को पूरा सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के ऊपर में ही लगना है। आप लोगों के लिए टीचिंग परीक्षा क्या कर रहा है, टीचिंग परीक्षा आप लोगों के लिए, ठीक है, आप लोगों के घर पर फ्री, ठीक है, OMR शीट्स जो है, OMR शीट्स जो है वो भेजेगा आपके लिए, उसकी तैयारी चल रही है। फ्री OMR शीट्स हम आपके घर पे भेजेंगे, डिलीवर करेंगे आप लोगों के लिए, आपके लिए फ्री में, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट, और वो भी क्वालिटी वाली मॉक टेस्ट, जो भी पेड वाली जो है ना आप लोगों का जो प्रीमियम, ठीक है, प्रीमियम वाली जो मॉक टेस्ट है हमारी, वो सारी की सारी आपको दे देंगे, ताकि आप लोग स्क्रीन पर देखो और फिर OMR के अंदर में भरकर जो है अपना प्रैक्टिस कर सको। आप लोग OMR में भर के आप लोग अपनी प्रैक्टिस कर सको, ठीक है। उसके लिए मैं जल्द ही आपसे 1 या 2 दिन के अंदर में आप लोगों से फॉर्म लेकर आपका जो एड्रेस वगैरह वो भरवा के आपके यहाँ पर में अपन डिलीवरी भी स्टार्ट करवा देंगे। जो मेरी बुक है, ठीक है, जो मैंने लिखी थी आप लोगों के लिए, और जो मैंने जिसमें सारे सॉल्यूशंस डाले हुए और पूरा एनसीईआरटी का निचोड़ डाल दिया उसके अंदर में, उन सॉल्यूशंस के अंदर में, वो आपको भी फ्रेंड्स मैं आप लोगों को प्रीमियम जो बुक्स है वो आप लोगों को ऐप पर अवेलेबल करवा रहा हूँ, ठीक है। तो 2 से 3 दिन के अंदर में उसको भी हम लोग स्टार्ट कर देंगे, ताकि आप लोगों को, ठीक है, आप लोगों को जो है शिक्षक बनने का जो आपका सपना है ना, वो आप लोग आसानी से उसको पूरा कर सके, ठीक है। 2 से 3 दिन के अंदर में हम लोग इसको प्लान आउट कर लेंगे कि कैसे फास्टेस्ट आप लोगों तक भिजवाया जा सकता है उसको, और आप लोग उसको कर सके। तो ये यहाँ पर मैं विकास कुमार जी ने जो बताया कि वो मॉक टेस्ट दे रहे हैं, तो मैंने सोचा कि चलो आपको बता ही देता हूँ मैं आपको कि आपके लिए ये चीज़ भी की जा रही है। 2 या 3 दिन के अंदर में आप लोगों को हम लोग उसको आपसे फॉर्म में वो लेना स्टार्ट कर देंगे आपके लिए एंट्रीज। और भारत के ठंडे रेगिस्तान से होकर कौन सी प्रमुख नदी बहती है? विच मेजर रिवर ऑफ इंडिया फ्लोज थ्रू द कोल्ड डेजर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। और हमारा लक्ष्य है, ठीक है, 1 लाख लोगों तक उसको पहुंचाना,
जो OMR शीट्स है उसका जो पैकेट है पूरा का पूरा एक गुडी बैग टाइप का रहेगा आपके लिए, ठीक है, गुडीज, जिसके अंदर में आप लोगों के लिए OMR शीट, आपके लिए आपके आगे की पढ़ाई के लिए आप लोगों के लिए ये, आप योगा, माइंड योगा जो है आप लोगों के मेंटल जो है उसकी एबिलिटी को बढ़ाने के लिए एक पैम्फलेट रहेगा जिसमें योगा कैसे करें आप, प्राणायाम कैसे करें जिससे आपकी एबिलिटी बढ़े, रिवीजन के लिए कुछ ट्रिक्स, वो सारी चीज़ें आपकी उसके अंदर में रहेंगी। तो भारत के ठंडे रेगिस्तान से होकर कौन सी प्रमुख नदी बहती है? तो भारत का ठंडा रेगिस्तान जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने, ये आप लोगों को मिलेगा, ठीक है, आपके लद्दाख के अंदर में, ठीक है, और लद्दाख में से यहाँ से बहती है आप लोगों की सिंधु नदी, ओके, सिंधु नदी। तो सिंधु नदी आपकी बहती है लद्दाख में से, लद्दाख को भारत का कोल्ड डेजर्ट ठंडा रेगिस्तान माना जाता है, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड, संत तुकाराम किस राज्य के प्रसिद्ध भक्ति संत थे? संत तुकाराम, सीमा जी आप आपका अकाउंट चेक करोगे ना तो उसके अंदर में आपका जो है आपको रिफंड दिख जाएगा, ओके ओके, आपने चेक ही नहीं किया है जी। तो तुकाराम किस राज्य में प्रसिद्ध भक्ति संत थे? तो महाराष्ट्र के थे, ये याद रखना है आप लोगों ने, महाराष्ट्र के, ठीक है, महाराष्ट्र के भक्ति संत थे, सी इज द करेक्ट आंसर, ओके। संत तुकाराम महाराष्ट्र के भक्ति संत थे, विष्णु भक्त थे, ये याद रखेंगे। और इन्होंने अपने जो गीत है, ठीक है, जो लिखे हैं उसको क्या कहा जाता है मराठी भाषा में? अभंग कहा जाता है, ओके, अभंग। तो महाराष्ट्र के अंदर में क्या है कि जितने भी भक्ति जो संत हुए उन्होंने कई सारे भक्ति गीत लिखे हैं, ठीक है, तो उनमें से कई सारे गीत लिखे गए हैं संत तुकाराम के द्वारा। उनके जो गीत है ना उनको अभंग कहते हैं। तो अभंग क्या है? तो कुछ पोइट्री या जो गीत है, भजन कीर्तन है, ठीक है, वो जो कि संत तुकाराम जी के द्वारा लिखे गए उनको अभंग कहा जाता है, अभंग। तो मराठी भाषा में अभंग कहते हैं उनको। चलिए 1000 से ज़्यादा लाइक्स आपने कर दिए, बहुत बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स, ठीक है। लौह अयस्क का प्रमुख उत्पादक है कौन सा वाला राज्य है, कौन सा वाली जगह इनमें से जो लौह अयस्क का प्रमुख उत्पादक है? और ये NCERT बेस्ड है आप लोगों का। देखिए लौह अयस्क का प्रमुख उत्पादक है उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका। तो देखिए अगर मैं बात करूं आप लोगों से, सबसे बड़ा आयरन ओर का जो प्रोड्यूसर है वो आपका है यूरोप। यूरोप के अंदर में सबसे ज़्यादा आपका लौह का जो है उत्पादन करता है यूरोप, लौह अयस्क का उत्पादन। इसमें रशिया है, यूक्रेन है, स्वीडन है, फ्रांस है। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स यूरोप में और भी बहुत सारी चीज़ें मिलती है आपको, कॉपर, लीड, जिंक, मैग्नीज, ये सारी चीज़ें भी आपको जो है वो ईस्टर्न यूरोप के अंदर में, मतलब इधर साइड वाले यूरोप के अंदर में मिलती है। तो यूरोप जो है दुनिया का सबसे बड़ा, जितने भी महाद्वीप है हमारे उनमें सबसे ज़्यादा कौन से महाद्वीप में आयरन ओर या लौह अयस्क का उत्पादन होता है? तो वो यूरोप के अंदर में होता है, ये याद रखना है आपने। डायरेक्ट 1 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों का बन गया ये, ठीक है, डायरेक्टली बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। हनफी और शाफी क्या है? देखिए फ्रेंड्स, हनफी और शाफी जो है ना, ये बेसिकली क्या, ये इस्लामिक स्कूल्स के कानून है, ठीक है, या फिर इस्लामिक स्कूल्स ऑफ आर्किटेक्चर है, थियोलॉजी है, ठीक है, या स्टाइल ऑफ राइटिंग है, हनफी और शाफी, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, बेसिकली क्या है ना, मैं आप लोगों को अगर इसका आंसर बताऊं उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूं। जो सुन्नी परंपरा है, सुन्नी और शिया, दो मेन जो है वो इस्लाम के सेक्ट है। दो मेन और भी है लेकिन 2 गुटों में बटा हुआ है इस्लाम धर्म। हनबली, शाफी, हनफी, मालिकी, ये 4 उस सुन्नी सेक्ट के, जो सुन्नी सेक्ट है, सुन्नी और शिया, ये 2 मुख्य सेक्ट है। उसमें से भी जो सुन्नी सेक्ट है, जो सुन्नी गुट है, वो भी और 4 गुटों में बटा हुआ है, ठीक है। हनबली, शाफी, हनफी, मालिकी, ये 4 अलग अलग लोग थे जिनको मानने वाले ये लोग हैं। अबू हनीफा को मानने वाले लोगों को हनफी कहा जाता है, ठीक है। इमाम मलिक को मानने वाले लोगों को मलिकी कहा जाता है, ठीक है। इमाम शफी को मानने वालों को शफी कहा जाता है। इमाम अहमद इब्न हनबल को मानने वालों को हनबली कहा जाता है, ठीक है। तो हनफी और शाफी ये क्या है? ये इस्लामिक जो है आपके कुछ, आप लोग ये मान सकते हो कि स्कूल ऑफ लॉज है, या फिर अलग अलग परंपराओं को मानने वाली जो है गुट है, ठीक है। कुछ हनफी परंपरा को मानने वाले लोग हैं, कुछ शाफी परंपरा को मानने वाले लोग हैं। और इसको जो बोलने का जो तरीका है बेसिकली उसको कहा जाता है लॉ, ठीक है, इस्लामिक लॉ। कुछ हनफी लॉज है, ठीक है, कुछ शाफी लॉज है,
कुछ कानून हनफी के मुताबिक चलते हैं। हनफी जो इमाम जो है हनीफा थे, अबू हनीफा, उन्होंने जो बताया उनके रास्ते पर चलते हैं। कुछ लोग हैं जो इमाम शाफी जो थे, उन्होंने जो चीज़ें बताई थी उनके रास्ते पर चलते हैं, उनके कानूनों को मानते हैं, उनके प्रवचनों को मानते हैं। तो इस तरीके से हनफी, शाफी, मालिकी, ठीक है, हनबली, ये क्या है, स्कूल ऑफ लॉज है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर में, इस्लामिक स्कूल्स ऑफ लॉज है ये। अलग अलग विद्यालय जो है यहाँ पर में एग्जामिनर ने गलत ट्रांसलेशन किया था। स्कूल्स ऑफ लॉ का मतलब ये नहीं होता इस्लामिक विद्यालय, स्कूल्स ऑफ लॉ, मैं आपको साफ बता रहा हूँ, एग्जामिनर ने यहाँ पर में गलत किया, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, उन्होंने गूगल ट्रांसलेट किया कि एग्जामिनर ने, पता नहीं, एग्जाम का क्वेश्चन नहीं है। एक्चुअल में इसका जो ट्रांसलेशन होना चाहिए फ्रेंड्स, अगर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ देखें तो स्कूल्स ऑफ लॉ का मतलब होता है यहाँ पर में परंपरा। ठीक है, परंपरा, इस्लामिक परंपराएं है ये। अलग अलग लोग अलग अलग परंपराओं को मानते हैं, कुछ हनफी परंपरा को मानते हैं, कुछ शाफी परंपरा को मानते हैं, कुछ हनबली परंपरा को मानते हैं। इंग्लिश में सही है, हिंदी के अंदर में एग्जामिनर का ट्रांसलेशन है, ये गलत है। मैं आपको साफ बता रहा हूँ, एग्जामिनर का ही ये ट्रांसलेशन है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग से समझो आप लोग। स्कूल्स ऑफ लॉ इंग्लिश का एक बोलने का तरीका है, इंग्लिश के अंदर में, अंग्रेजी भाषा के अंदर में स्कूल्स ऑफ लॉ, उसका एक्चुअल में मतलब नहीं है कि वो स्कूल है करके कोई। ठीक है, तो हनबली और शाफी जो सुन्नी परंपरा है इस्लाम धर्म की, उसी के सब सेक्ट है, उसी के और प्रकार है। जैसे मैंने बताया ये सुन्नी परंपरा, उसके और 4 भागों में बटा हुआ है ये, 4 और अलग अलग इमाम हुए हैं, उन्होंने जो भी उनकी बातें बताई, कुछ एक को मानते, कोई किसी को मानते, कोई किसी को मानते। वैसे ही शिया अलग परंपरा, शिया परंपरा एक अलग परंपरा है। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है फ्रेंड्स, इसी वजह से आप लोगों को इस पर क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम के अंदर में। स्कूल्स ऑफ लॉ है, ठीक है, परंपरा है, और एनसीईआरटी में भी परंपरा ही दिया है, विद्यालय नहीं दिया एनसीईआरटी में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट पुराण, एनसीईआरटी का है ये, 6वीं कक्षा के एनसीईआरटी के अंदर में दिया हुआ है, जल्दी बताइए यहाँ पर में आप लोग। बिल्कुल सिया सौरभ जी, अगर आप टीचिंग परीक्षा के जितने भी लेक्चर्स है अगर उसको अच्छे से देखोगे, आपका पेपर क्लियर होना कंफर्म है। और मैं आपको बता रहा हूँ ना अभी कि आप लोगों के लिए, ठीक है, आपके लिए ओएमआर शीट, आपके लिए टेस्ट सीरीज, और आप लोगों के लिए जो भी बुकलेट्स है, छोटे छोटे से लीफलेट्स है, बुकलेट्स है, वो भी आप लोगों को भिजवाए जा रहे हैं टीचिंग परीक्षा के द्वारा। हम लोगों का लक्ष्य 1 लाख लोगों तक उसको पहुंचाने का है। ठीक है, तो जितने लोग जुड़े रहेंगे टीचिंग परीक्षा के साथ में उन लोगों को मिलेगा। तो मैं 2 या 3 दिन के अंदर मैं आप लोगों को अनाउंसमेंट करूंगा, तो आप लोगों को जुड़े रहना है टीचिंग परीक्षा के साथ में। तो देखिए, पुराण के बारे में अगर मैं बात करूं तो पुराण जो शब्द है ना, ये एनसीईआरटी में दिया है, इसका मतलब ही होता है ओल्ड या पुराना, उससे बनाएंगे पुराण। तो इसे संस्कृत में लिखा गया था, संस्कृत में, ऑब्वियसली बात है, पुराण हो या वेद हो, वो संस्कृत में ही बनाए गए थे। ठीक है, जैसे उसकी रचना हुई थी वेदों की, तो वो वेदों की रचना संस्कृत में ही हुई थी। ठीक है, बाद में उनको लिखा गया जब, वो भी संस्कृत में ही लिखा गया। ओनली हर्ड बाय ब्राह्मण एंड मैन। देखो फ्रेंड्स, क्या होता है ना, एक होता है वेद, वेदास, जो वेद होते हैं, और कुछ होते हैं पुराण। जो वेद होते हैं ना, वो केवल ब्राह्मण सुन सकते हैं और ब्राह्मण लोग ही बोल सकते हैं, ब्राह्मण। ठीक है, ब्राह्मण, ठीक है, और क्षत्रिय, वैश्य, ये इसको बोल सकते, सुन सकते वगैरह। क्षत्रिय लोगों को अलाउड नहीं था। ठीक है, मैन जो है वो उसको सुन सकते थे, पुरुष लोग। लेकिन जो पुराण है वो कोई भी सुन सकता है, कोई भी बोल सकता है, कोई भी पढ़ सकता है, कोई भी। ठीक है, सभी को अलाउड है, सभी को। तो केवल ब्राह्मण और पुरुषों को अलाउड है पुराणों को पढ़ना, ये गलत है। वेदों के अंदर में रेस्ट्रिक्शन है, लेकिन पुराण और जो बाकी के ग्रंथ उस पर रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गलत वाला पूछा है ना आपसे, असत्य। तो क्या आपने सीखा, आप लोगों ने सीखा कि जो वेद होते हैं ना, उनके ऊपर में रेस्ट्रिक्शन लगी हुई है, लेकिन जो पुराण है उन पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। पुराण के अंदर में बेसिकली जो है वो जो देवी देवता है उनकी कहानियां हैं। आप लोगों ने वो सुना होगा, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक ये सुनी है, कहानी सुनी है, जिसके अंदर में ये बताया गया है कि जो गणेश भगवान है वो जो है, जो उनका वाहन होता है, कौन सा वाहन होता है उनका, ठीक है, माउस है ना, चूहा, उसके ऊपर में यात्रा करते हैं। उनसे रिलेटेड जो कहानियां हैं, या कई सारी आप लोगों ने कहानियां और भी सुनी है हिंदू धर्म के अंदर में या सनातन धर्म के अंदर में, वो सब कहानियां कहाँ पर में आपको सुनने के लिए मिलेगी, या वो कहाँ से आई है, कहाँ से उसका ओरिजिन है, तो वो एक्चुअली पुराण से आई है। तो देवी देवताओं का जो उल्लेख है वो आप लोगों को इसी में मिलता है, पुराण के अंदर में। यह बताता है कि देवी और देवताओं की पूजा कैसे की जाती है, किस तरीके से करना है पूजा, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पुराण में मिली है। ओके जी, चलिए, तो ये थोड़ा सा याद रखना है फ्रेंड्स। तो ब्राह्मण और पुरुष पढ़ सकते थे, ये गलत है, वो वेदों के लिए लागू होता है, ना कि पुराणों के लिए। तो बी गलत है। ठीक है, हर कोई इसको, इंक्लूडिंग वुमेन और शूद्र, सभी लोग इसको जो है पढ़ सकते थे। वेदों को महिलाओं को और शूद्रों को पढ़ना अलाउड नहीं था, जबकि जो पुराण है वो सारे लोग पढ़ सकते हैं। एफ्रो एशियाई नेताओं का बांडुंग सम्मेलन कब आयोजित किया गया था?
देखिए बांडुंग सम्मेलन जो है फ्रेंड्स, ये आप लोगों का 8 स्टैंडर्ड की जो एनसीईआरटी है, 8 स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी उसमें दिया गया है ये, ठीक है, बारडुंग सम्मेलन। और ये आप लोगों का जो है कहीं पे भी पूछा जा सकता है बारडुंग सम्मेलन, तो प्लीज इसको याद रखेंगे आप सभी लोग। बारडुंग सम्मेलन आप लोगों का हुआ क्यों था? पहली बात तो ये आप लोगों से सवाल उठ सकता है कि बारडुंग सम्मेलन हुआ ही क्यों था। तो एक्चुअली में फ्रेंड्स बारडुंग नाम की जगह है इंडोनेशिया के अंदर में, ठीक है। पूरे दुनिया के अंदर में जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज है या ऐसी कंट्रीज जिनको अभी अभी आज़ादी मिली है, वो लोग कैसे दुनिया में पीसफुली रह सकते हैं, ठीक है। कोल्ड वॉर चल रहा था उस समय में। कोल्ड वॉर मतलब कुछ लोग अमेरिका की तरफ से थे, यूएसए की तरफ से, कुछ लोग यूएसएसआर की तरफ से थे उस समय में, ठीक है, सोवियत रशिया की तरफ से थे, और कुछ लोग अमेरिका की तरफ से थे। तो कैसे अलग थलग रह के अपना पीसफुली रह सकते हैं। 29 जो गवर्नमेंट थी उस समय की, उन्होंने ये सम्मेलन किया था। तो ये कब हुआ था आप लोगों का? अप्रैल 1955 के अंदर में। तो 1955 में बारडुंग सम्मेलन हुआ था, इसको याद रखना है। तो सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो अप्रैल 1955 में, अप्रैल 1955 के अंदर में ये बारडुंग नाम का सम्मेलन हुआ। बारडुंग सम्मेलन कहाँ हुआ था? इंडोनेशिया के अंदर में, इंडोनेशिया के अंदर में हुआ था, इंडोनेशिया में, ठीक है। गुड। नाउ फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग ओशियनिक करंट्स आर लोकेटेड इन साउथ अटलांटिक ओशन? दक्षिणी अटलांटिक ओशन में लोकेटेड है। ब्राजीलियन करंट, बेंगुएला करंट, ओयाशियो करंट या गल्फ स्ट्रीम? देखो अटलांटिक ओशन में होना चाहिए, पहली बात तो ये अटलांटिक महासागर में, और अटलांटिक महासागर में भी दक्षिणी अटलांटिक महासागर के अंदर में। तो ओयाशियो करंट की अगर मैं बात करूं आपसे, तो ये तो प्रशांत महासागर में है, प्रशांत या पैसिफिक ओशन में, प्रशांत महासागर में। तो ये तो आंसर होगा ही नहीं आपका, क्योंकि होना चाहिए अटलांटिक में, और अटलांटिक में भी दक्षिण वाले भाग में। तो जहां जहां 3 है उसको काट दो, एक ही जगह पे था 3, उसको काट दिया हम लोगों ने। गल्फ स्ट्रीम की अगर मैं बात करूं, तो ये अटलांटिक ओशन जो एस शेप का है ना, उसमें ऊपर वाले साइड में उत्तरी अटलांटिक ओशन में, ना कि दक्षिण में। तो इसको भी काट दो आप लोग, 4 जहां जहां दिया उसको भी काट दो, ठीक है। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए ये अटलांटिक महासागर जो है आपका, इसको हम ऐसे बांट सकते हैं 2 हिस्सों के अंदर में, ठीक है, इस तरीके से। इक्वेटर के ऊपर वाला जो है ये नॉर्थ वाला हो जाएगा आपका, और जो इक्वेटर के नीचे वाला हिस्सा है उसको हम लोग साउथ बोल देंगे, साउथ अटलांटिक ओशन है। वैसे अटलांटिक एक ही, लेकिन इसको अपने सुविधा के लिए हमने 2 हिस्सों में बांट दिया। तो गल्फ स्ट्रीम या गल्फ करंट या गल्फ धारा, जो पानी की धारा है, वो उत्तरी अटलांटिक महासागर में, ना कि दक्षिण में। दक्षिण में ब्राजील करंट और बेंगुएला करंट, उसमें से ब्राजील गर्म वाली जल धारा है, गर्म पानी बहता है यहाँ से, ठीक है, और यहाँ पर में बेंगुएला में ठंडा पानी बहता है, ठंडी धारा ये जल धारा। गल्फ स्ट्रीम भी गर्म धारा है। वही अगर मैं ऊपर में देखूँ तो लेब्राडोर धारा आप लोगों को दिखाई दे रही होंगी, यहाँ पर मैं आप देखिए लेब्राडोर करंट दिख रहा है ना आप लोगों को, लेब्राडोर करंट। ये लेब्राडोर जो करंट है ये ठंडा है और गल्फ स्ट्रीम गर्म है। लेब्राडोर ठंडी धारा है, गल्फ स्ट्रीम गर्म है, ठीक है। जनरली क्या होता है ना कि जो धारा पोल के पास में ऊपर में, जो यहाँ पर में नॉर्थ पोल है, यहाँ पर में साउथ पोल है, तो जो पोल्स के पास से इक्वेटर की तरफ में आती है वो ठंडी होती है, और जो इक्वेटर से पोल की तरफ में जा रही होती है, देखिए यहाँ पर में ये गल्फ है, इक्वेटर से पोल की तरफ में जा रही है, ये देखिए ब्राजील करंट, ठीक है। ये ब्राजील करंट अगर आप लोग देख पा रहे हो मेरे फिंगर की तरफ में, आप लोग देखिए यहाँ पर में ब्राजील करंट अगर आप लोगों को दिख रही है, तो ये इक्वेटर के पास से लोअर लैटिट्यूड से, निम्न अक्षांश से जा रही है यहाँ पर में हायर लैटिट्यूड, मतलब कि 90 डिग्री साउथ की तरफ में। तो इक्वेटर से पोल की तरफ में जब जाती है तो वो गर्म धारा होती है आपकी। और जो ये बेंगुएला को आप लोग देख लीजिए यहाँ पर में, ठीक है, यहाँ पर में आप देख लीजिए बेंगुएला को, ये बेंगुएला आप देख रहे हो ऊपर इक्वेटर की तरफ में जा रही है पोल के तरफ से, तो ये ठंडी धारा है, ओके। इस तरीके से ये होता है आपका। तो ब्राजीलियन धारा और बेंगुएला धारा दक्षिणी अटलांटिक ओशन की है और गल्फ स्ट्रीम उत्तर की है। वही बात ओयाशियो की कर लूँ तो ये देखिए ओयाशियो धारा जो है आप लोगों को दिख रही है, ये प्रशांत महासागर में। अरे भाई पलटने थोड़ी बोला था तुझे, ठीक है, कितनी जल्दी है पलटने की। कुछ बच्चे होते हैं जो सर आगे बढ़ो, तुम भी आगे बढ़ो कर रही हो, समझाएगा कौन फिर उनको, ये क्वेश्चन आता है तो। देखिए ये जापान है, जापान के पास में देखिए फ्रेंड्स ओयाशियो करंट और ये है कुरोशियो करंट। ये ओयाशियो और कुरोशियो दोनों के दोनों प्रशांत महासागर में है। ओयाशियो ठंडी है, देखिए ऊपर से नीचे की तरफ में आ रही है, और कुरोशियो देखिए यहाँ पर में पोल के तरफ में आगे बढ़ रही है, इक्वेटर से दूर जा रही है, इक्वेटर की तरफ में ओरिजिनेट होकर। तो ये थोड़ा सा आप लोगों ने याद रखना है। चल अभी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बेंगुएला और ब्राजील करंट आपकी, ये आप लोगों को मिल जाएगा फ्रेंड्स पूरा का पूरा। निम्नलिखित में से किस शासक को ट्रांस ऑक्सियाना पर हमला करने की योजना बनानी थी? निम्नलिखित में से किसने ट्रांस ऑक्सियाना के ऊपर में योजना बनाई थी हमला करने की? जल्दी जल्दी से बता देंगे आप सभी लोग। नगमा आसिफ बोल रहे हैं कि मेरी सिस्टर आपसे ही पढ़ाई की थी और आज वो टीचर बन चुकी है, शुक्रिया सर, अब मेरी बारी है। चलिए क्या बात है नगमा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और ऐसे ही आप अच्छे से पढ़ते रहिए। मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी आप जो है ना
ये बोलूँगी कि सर अब मैं भी टीचर बन गई करके। मैं आपका कमेंट जो है बच्चों को यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा, ठीक है, जो अभी आपने यहाँ पर मैं किया है कमेंट, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपकी साथी है नगमा, और अब मैंने यहाँ पर, अब तो मैंने स्क्रीन पे दिखा दिया। नगमा, अब आपके ऊपर में जिम्मेदारी बन गई है कि अब आप जो है ये इस कमेंट को सही साबित करके दिखाओ, ठीक है। और बाकी लोगों को बताओ कि देखो मैंने एक दिन सर से कहा था कि अब मेरी बारी है और अब मैं करके दिखाऊंगी, ठीक है। अब तो स्क्रीन पर आ गया, अब तो ये तो ऑनलाइन हो गया है ना। आपका कमेंट शायद से मिट जाता, लेकिन अब तो स्क्रीन के ऊपर में वीडियो में आ चुका है अब ये। चलो हरीश जी, बहुत बढ़िया हरीश फौजदार। तो देखिए ट्रांस ऑक्सियाना कहाँ पर में, समझो पहले आप लोग इसको। ये भारत है हमारा इधर में, ठीक है। यहाँ पर में ये जो इलाका था ना, ये आपका ये वाला इलाका, इसको ट्रांस ऑक्सियाना कहा जाता था, ट्रांस ऑक्सियाना, ठीक है। आज का उज्बेकिस्तान वगैरह का जो इलाका है वहाँ पर में, इधर में हमला करने की योजना किसने बनाई थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने। हुआ क्या था, मैं आपको बताता हूँ। एक चीज़ हुई, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपने क्वेश्चन का आंसर कर दिया, ठीक है, और फिर आपको लगता है यार अब क्या करें, अब तो बढ़िया से एक नंबर मस्त है कि अब तो यूपीएससी क्लियर कर लूंगा करके, और यूपीएससी की बहुत सारी बुक्स आप लेकर आ जाते हो, 15 दिन तक पढ़ते हो, फिर उसके बाद में भूल जाते हो, सारे आप पढ़ना बंद कर देते हो। वैसे यहाँ पर में क्या हुआ, ट्रांस ऑक्सियाना के ऊपर में हमला करने की योजना क्यों बनाई जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने? क्योंकि उसने मंगोलों को हरा दिया था। एक्चुअली हुआ यूँ कि मंगोलों ने ट्रांस ऑक्सियाना को हराया था और वहाँ से यहाँ आ गए वो मोहम्मद बिन तुगलक को हराने। मोहम्मद बिन तुगलक ने इनको हरा दिया, तो इनको लगा जब मैंने मंगोल को हरा दिया और मंगोलों ने ट्रांस ऑक्सियाना को जीता था, तो क्यों ना मैं ही ट्रांस ऑक्सियाना को जीत लूँ। उसने बहुत बड़ी आर्मी खड़ी की, बहुत बड़ी सेना खड़ी की। बाद में वो बात अलग है कि उसने वो योजना ही छोड़ दी, ठीक है। तो ट्रांस ऑक्सियाना पर हमला करने की योजना बनाई थी मोहम्मद बिन तुगलक ने, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक, ये याद रखेंगे आप लोग। ट्रांस ऑक्सियाना कहाँ का है? आज का जो है फ्रेंड्स आप लोगों का जो उज्बेकिस्तान वाला इलाका है उसको ट्रांस ऑक्सियाना कहते हैं, ठीक है, ट्रांस ऑक्सियाना। ये मैप में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक ने योजना बनाई थी। नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते, इसका आंसर कीजिए आप सभी लोग। सर कल टेस्ट में 1 PM में शामिल हो नहीं पाई थी, चाहना चाहती थी बट टेस्ट दे भी नहीं पाई, क्लास लिए है। चलिए कुमारी संध्या रानी जी बढ़िया है, लेकिन आपके टेस्ट अवेलेबल वहाँ पर मैं अभी भी रखी हुई है। वो बात अलग है कि आप जो आपका वो था कंपटीशन था वो कल तक के लिए ही था, लेकिन आप चाहो तो अभी भी वो टेस्ट दे सकते हो। घर में सबका और सब, चलिए बढ़िया। यशी जी, अर्जुन जी, अर्जुन सैनी, आपको खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ही दे दूंगा वो बुक, डोंट वरी, आपको परचेस नहीं करना, मैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट ही आपको अवेलेबल करवा दूंगा। भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? देखिए पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुई थी 1951 में, ठीक है, और 1956 तक पहली पंचवर्षीय योजना चली हमारी, जिसमें हमारा फोकस क्या था? कृषि था, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के ऊपर में फोकस था। दूसरी जो पंचवर्षीय योजना हम लोगों ने बनाई, सेकेंड नंबर की, वो बनाई थी हम लोगों ने 1956 में, और 1956 से लेकर 61 तक चली, जिसमें इंडस्ट्रीज पर फोकस था। इंडस्ट्रीज को आप लोग उद्योग बोल सकते हो, उद्योगों के ऊपर में, उद्योग को बढ़ावा देने के लिए। तो पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? 5 साल तक की जो योजना थी, और उस पर फोकस किस पर किया गया, किस चीज़ को बढ़ावा दिया गया? दूसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी और उस पर किस चीज़ को बढ़ावा दिया गया, ये आप लोग बताएंगे, ठीक है। कृष्णा आर्ट जी, आज ही उसका रिजल्ट आना था, लेकिन आज 1 बजे वाला लेक्चर नहीं हुआ, तो कल जैसे 1 बजे वाला लेक्चर होगा उसमें मैं अनाउंस कर दूंगा। तो पंचवर्षीय योजना सेकंड वाली पूछा है ना आपसे, ठीक है, तो 56 से 61 तक, और फोकस क्या था चलो फिर से बता दो आप लोग, सिर्फ 56 से 61 तक वाली में। 1150 आप लोगों ने लाइक्स कर दिए, बहुत बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स। देखिए पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक, सेकंड वाली, थर्ड वाली कब से कब तक, ये 9th वाली जो है फ्रेंड्स, ये वाला क्वेश्चन केवीएस के अंदर में पूछा गया था, केवीएस पीआरटी 2018 की एग्जाम के अंदर में। तो ये भी आप लोग याद रखिए, ऐसे भी पूछते हैं आप लोगों से। तो जितना ज़्यादा आप टीचिंग परीक्षा पे लेक्चर देखोगे उतना ज़्यादा आप लोगों के जॉब के चांसेस बढ़ जाएंगे। इनमें से कौन सा वाला जो है आपका करेक्टली मैच्ड नहीं है? इनकरेक्टली मैच्ड है, इनकरेक्ट है, जल्दी से बताइए इसमें से कौन सा वाला इनकरेक्ट है? निम्नलिखित में से कौन सा वाला इनकरेक्टली मैच्ड है, बताएंगे। तो अगर हम लोग यहाँ पर में इन सारे इसको देखें फ्रेंड्स, वारली पेंटिंग महाराष्ट्र की है, बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद में मंजूषा पेंटिंग कहाँ की आप लोगों की? मंजूषा पेंटिंग की अगर हम लोग बात करें तो बताइए जल्दी से, मंजूषा पेंटिंग, मंजूषा कहाँ की है? और उसके बाद में आप लोगों का जो है दूसरा वाला जो आप लोगों को दिया गया है, तीसरा वाला आप लोगों को दिया, तीसरा कलमकारी पेंटिंग केरल से दिया हुआ है आप लोगों का। कलमकारी बहुत ही इजी है, आंध्र प्रदेश की, आप लोगों को पता होना चाहिए था फ्रेंड्स, ठीक है, कलमकारी पेंटिंग। और आप लोगों का जो एक दिया हुआ है थंगका पेंटिंग, वो सिक्किम की है। तो कलमकारी पेंटिंग जो है ये याद रखेंगे आप सभी लोग, आंध्र प्रदेश की है कलमकारी,
कलमकारी, ये आंध्र प्रदेश की, आंध्र प्रदेश की। यहाँ पर मैं केरल दिया हुआ है ना, तो ये गलत है और यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि केरल में नहीं, यहाँ पर मैं आंध्र प्रदेश होना चाहिए था। कलमकारी। मंजूषा पेंटिंग बिहार की है, बिल्कुल सही बात है। और थंगका पेंटिंग सिक्किम की है। ये कुछ वो पॉइंट्स है जो एनसीईआरटी में आप लोगों के। वर्ली पेंटिंग महाराष्ट्र की पेंटिंग है, वर्ली पेंटिंग मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ठीक है। वर्ली पेंटिंग आप देख सकते हो यहाँ पर में। कलमकारी पेंटिंग आंध्र प्रदेश की है। वैसे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना भी अलग हो गया, तो तेलंगाना में भी पाई जाती है, बट जो अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश था वहाँ से बिलोंग करती थी कलमकारी पेंटिंग, ओके। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स, थांगका पेंटिंग सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख रीजन, जो पहाड़ी इलाका है वहाँ की है, स्पेशली सिक्किम के इलाके के अंदर में। मंजूषा पेंटिंग जो है आपकी बिहार की है, मंजूषा पेंटिंग। और वर्ली पेंटिंग महाराष्ट्र की है। कलमकारी पेंटिंग कहाँ की है, आप लोग लिख दोगे, कलमकारी पेंटिंग कहाँ की है, जल्दी जल्दी बताइए। जी, मून मंत्रा गौड जी, बहुत बढ़िया, और अच्छे से पढ़ाई कीजिए और अच्छे से आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। तो आप लोगों को वो याद रखना है, हैदराबाद जो है उसके ऊपर में कब्जा कर लिया गया था भारत सरकार के द्वारा, क्योंकि हैदराबाद एक अलग राज्य, अलग देश बनना चाहता था, हैदराबाद के जो नवाब थे आज़ादी के बाद में। तो ऑपरेशन पोलो चलाया गया था उस पर। एनसीईआरटी में 8वीं कक्षा की पुस्तक में दिया गया है ऑपरेशन पोलो, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। हैदराबाद के ऊपर में जो ऑपरेशन चलाया गया था, पुलिस ऑपरेशन, हमारी भारत सरकार ने उसको नाम दिया था, लेकिन था वो मिलिट्री एक्शन, ठीक है। तो हैदराबाद ये रियासत थी, ये हैदराबाद रियासत है। आज तो हैदराबाद शहर दिखता है, बेसिकली हैदराबाद इतनी बड़ी रियासत थी पहले, ओके। तो उसको, ठीक है, वो अलग देश बनना चाहते थे। जो हैदराबाद के नवाब थे मीर उस्मान अली, वो हैदराबाद को अलग देश बनाना चाहते थे। आप सोचिए कि अगर ये अलग देश बन जाता तो हमारा भारत कैसा दिखता फिर, है ना। तो ऑपरेशन पोलो चलाया गया था 1948 में, 1948 में, सितंबर 1948 की बात है, 17 सितंबर 1948, ठीक है। चलिए नाउ फ्रेंड्स, आपको बताना है निम्नलिखित में से किस भू आकृति में मशरूम चट्टानें पाई जाती है। मशरूम चट्टानें, अब वो मशरूम चट्टानें इसलिए बोलते हैं क्योंकि मशरूम जैसी दिखती है वो, इस वजह से मशरूम उगते हैं उस पर, ऐसा नहीं है। होता यूँ है कि डेजर्ट में, रेगिस्तानी इलाकों के अंदर में जो है फ्रेंड्स, कुछ इस प्रकार से होता है कि जो हवाएं चलती है ना, जो ज़मीन के पास की जो हवाएं होती है वो थोड़ी सी गर्म होती है, और गर्म हवाएं ज़्यादा जल्दी पहाड़ को इरोड कर पाती है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ पाती है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से इसका क्या होता है कि हवाओं की वजह से, ठीक है, हवाओं की वजह से ये टूट गया नीचे वाला हिस्सा, है ना, और ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, ब्रॉड है, और नीचे वाला हिस्सा नैरो है। तो इसी से क्या होता है आपका कि जो आकृति है, भू आकृति, वो आप लोगों को मशरूम की तरह दिखाई देती है। तो मशरूम रॉक्स कहाँ पर में पाया जाता है, आपका डेजर्ट में, ठीक है। डेजर्ट मतलब रेगिस्तानी इलाकों के अंदर में। छत्रक शैल कहते हैं इसको हिंदी में। इसका जो है बड़ा बेस बड़ा होता है, या इसका जो है ऊपर वाला हिस्सा जो है बड़ा होता है, ये आप लोग मेरे को कमेंट करके बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर में आप देखिए, टोकन मुद्रा के संबंध में विचार कीजिए, जिसका उपयोग सल्तनत काल के, दिल्ली सल्तनत काल के समय में किया गया था। टोकन मुद्रा मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा चलाई गई थी, ठीक है, और टोकन मुद्रा सोने और चांदी से बनी होती थी। देखिए, पहली बात तो ये है फ्रेंड्स कि टोकन मुद्रा जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाया था। पागल राजा इसको कहते थे, मोहम्मद बिन तुगलक को, ठीक है। मैंने कल भी आप लोगों को एक चीज़ बताया था कि मोहम्मद बिन तुगलक को पागल राजा कहा जाता था, क्योंकि उसके फैसले कुछ इस प्रकार से थे। जैसे उसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट कर ली। ट्रांस ऑक्सियाना पर हमला करूंगा बोला, चाचा तुम्हारे बोले कि ट्रांस ऑक्सियाना पर हमला करूंगा करके, बहुत सारा पैसा खर्च किया, ट्रांस ऑक्सियाना पर हमला करूंगा, ट्रांस ऑक्सियाना पर हमला करूंगा, और बाद में वो योजना ही छोड़ दी ट्रांस ऑक्सियाना पर हमला करने की, मोहम्मद बिन तुगलक ने। फिर उसने टोकन करेंसी चलाई। टोकन करेंसी का मतलब होता है कि जो तांबे के सिक्के थे, तांबे के और कांसे के जो सिक्के थे, तांबे के और कांसे के सिक्के, स्पेशली कॉपर के, तांबे के सिक्के हुआ करते थे वो, उनको चलाया उसने और बोला कि इसकी कीमत कितनी होगी, इसकी कीमत जो है तुम क्या करो, चांदी के सिक्के के बराबर मानो, ठीक है, चांदी के सिक्के के बराबर तुम मानो। या फिर मैं ऐसा कर दूं आप लोगों को, मैं बोलूं, ठीक है, कि भाई ये देखो, ये क्या है, ये पंखे का वारंटी कार्ड है, ये मैं आपको दे रहा हूँ, इसको जो है 2000 रुपये का नोट मानो। तो आप लोगों को कैसा लगेगा, तुम बोलेंगे सर आप भी मोहम्मद बिन तुगलक जैसे हो गए हो, ठीक है। तो मैं आपको बोलूँ कि इसको मानो 2000 रुपये का नोट, आप मानोगे क्या? नहीं मानोगे, ठीक है। तो उस समय में क्या था कि सोने की, चांदी की अपनी खुद की भी वैल्यू होती थी। अगर सिक्का नहीं चला तो चांदी पिघला के बेच दोगे, लेकिन यहाँ पर मैं बोला कि तांबे के सिक्के को उसके बराबर का मानो, तो वो जनता एक्सेप्ट नहीं कर पाई थी उसको। तो चांदी और सोने से नहीं बनी होती थी, वो कॉपर से बनी हुई होती थी, कॉपर जिसको आप तांबा कहते हो, स्पेशली तांबे से बनी हुई होती थी वो, तांबा, है ना। तो ये वाला गलत है आप लोगों का, तो आंसर हो जाएगा ओनली 1। एग्जाम का क्वेश्चन है, ये याद रखना आप सभी लोगों ने। अच्छा, एक और चीज़, मोहम्मद बिन तुगलक ने एक शहर बसाया था, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने एक शहर बसाया था, उस शहर का नाम बताओ।
जो शहर उसने बसाया था उस शहर का नाम उसने रखा था जहान पन्हा। जहान पन्हा नाम का शहर उसने बसाया था, जहां पन्हा। जहां पन्हा में उसने एक मस्जिद बनाई थी, मॉस्क, उसका नाम था बेगमपुरी मस्जिद। ठीक है, बेगमपुरी। ठीक है, अब हो सकता है कि उनकी मैडम को पानी पूरी बहुत पसंद हो, ठीक है, और उनकी वो बेगम थी, तो उसने सोचा यार क्या करे, क्या नाम रखे, तो बेगमपुरी मस्जिद नाम रख दिया। अब था भी वो जो है सनकी राजा, ठीक है, और बेगम के चक्कर में और सनकी हो गया था। तो ऐसा समझ लीजिए आप लोग, अगर आपसे पूछा जाए कि बेगमपुरी मस्जिद किसने बनाई थी, तो जहां पन्हा नाम के शहर के अंदर में मोहम्मद बिन तुगलक ने। क्योंकि ये क्वेश्चन आया था बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण किस राजा ने करवाया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था। तो आप थोड़ा सा दिमाग में आप ट्रिक बना लोगे तो याद रह जाएगा आप लोगों को। ठीक है, ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय में चलाए गए कॉपर के टोकन मुद्राएं, जिसको बाद में वापस ले लेना पड़ा था। किस शिलालेख में चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन का उल्लेख है? चोल जो थे ना वो दक्षिण भारत के अंदर में जो है फ्रेंड्स बहुत ही मजबूत हुआ करते थे, चोल शासक। यहाँ पर में तमिलनाडु के अंदर में उत्तरामेरूर नाम की एक जगह है, यहाँ से हम लोगों को शिलालेख मिला है, मंदिर के अंदर में शिलालेख मिला है, मंदिरों की दीवार पर। उससे हमें पता चलता है कि गांव का प्रशासन, मतलब जैसे आज हमारे यहाँ पर में ग्राम पंचायत होती है ना, वैसे ही चोला लोगों के समय में भी गांव में प्रशासन चलता था। उनके अपने खुद के नियम, कायदे, रूल्स, रेगुलेशंस हुआ करते थे। तो उत्तरामेरूर नाम की जगह पे हम लोगों को मिला है। उत्तरामेरूर जो शिलालेख है वो कौन से साम्राज्य से संबंधित है? चोल साम्राज्य से संबंधित है। दक्षिण भारत में चोल साम्राज्य हुआ करता था, उनसे संबंधित। 1200 प्लस लाइक्स हो गए फ्रेंड्स। ऐसे ही आप लोग लाइक एंड शेयर करते रहेंगे और टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है आप सभी लोगों ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, वो ये इंस्क्रिप्शन है जो हम लोगों को मिला है दीवार के ऊपर में। अब देखिए ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन, मैन्योर इज यूज्ड फॉर फर्टिलाइजिंग। ठीक है, जैविक खेती के बारे में आपको बताना है, ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में। मैन्योर का इस्तेमाल किया जाता है, पशु खाद का प्रयोग किया जाता है पोषण के लिए, क्योंकि खेती में आपको कुछ ना कुछ पोषक तत्व तो डालने हैं, तो केमिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, पशु खाद का इस्तेमाल करते हैं। सही है, क्योंकि जैविक खेती का मतलब होता है नॉर्मल करना, नेचुरल तरीके से करना, कोई भी उसके अंदर में आपने केमिकल वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना है। नेचुरल पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किया जाता है, प्राकृतिक कीटनाशक का, कोई केमिकल पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं करते, नेचुरल चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। अगर वहाँ पर में कोई कीड़े मकोड़े भी है तो उनको मारने के लिए नेचुरल चीज़ होगा, केमिकल नहीं जाने चाहिए बॉडी में। तो ए और सी सही है आप लोगों का। ठीक है, तो जहाँ ए नहीं है पहले उसको काट दो, जहाँ बी नहीं है उसको भी काट दो। अब आप लोगों का सी सही है आप लोगों का बेसिकली। ठीक है, तो जहाँ सी नहीं है उसको काट दो, यहाँ पर में सी नहीं है उसको काट दो। अब बात आती है या तो चलिए, आई होप फ्रेंड्स अब आप लोगों की यहाँ पर मैं स्ट्रीमिंग वापस से आ गई होंगी, नेट चला गया था बीच में, लेकिन अब आ गया होगा। तो मैं आप लोगों से ये बता रहा था कि जो जेनेटिक मॉडिफिकेशन है उसका मतलब ये होता है कि आपने बीज लिया, बीज को लैब के अंदर में इस तरीके से उसमें मॉडिफाई कर दिया आप लोगों ने कि वो ज़्यादा जो है वो बड़ा पौधा बने, ज़्यादा उसकी पैदावार हो, जो भी आप उगा रहे हो वो ज़्यादा होगे। ओके, ऐसे करोगे आप तो वो नेचुरल नहीं रह जाएगा ना, फिर तो वो तो आर्टिफिशियल हो गया, फिर वो आपकी बॉडी को नुकसान भी पहुंचा सकता है उल्टा। तो जेनेटिक मॉडिफिकेशन नहीं करते आप, डन बोल रहे हैं ना, वो गलत है भाई। ऑर्गेनिक खेती में सब नेचुरल होगा, कोई हम आर्टिफिशियल चीज़ का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो ये वाला गलत है आपका। तो जहाँ बी दिया है उसको भी काट दो, पहले तो जहाँ बी दिया था ऐसे ही काट सकते थे आप लोग। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, ए एंड सी आर करेक्ट। जेनेटिक मॉडिफिकेशन नहीं करते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए नाउ नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर मैं जल्दी से हमारे जो है आगे के पॉइंट्स की तरफ में, और फिर मैं आप लोगों को लेकर चलूँगा आपके रिवीजन क्वेश्चंस की तरफ में। ठीक है, ओके, तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होंगी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर में क्या क्या होता है, जैविक कृषि के अंदर में। ज्योग्राफी का क्वेश्चन नहीं है, ऑर्गेनिक फार्मिंग सारी तरह से आप लोग जो है वो नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करते हो। ऑर्गेनिक मैन्योर का, खेती में रसायनों के बजाय जैविक खाद का, प्राकृतिक कीटनाशक का इस्तेमाल करते हो, कोई आनुवंशिक संशोधन नहीं करते। रिवीजन क्वेश्चन फास्ट फॉरवर्ड एकदम, और एकदम स्पीड में आप लोग आंसर करोगे। ठीक है, चलिए बताइए आप लोग यहाँ पर में मशरूम रॉक जो है वो कहाँ पर में पाई जाती है आप लोगों की, किस प्रकार के भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती है? आपका आंसर एकदम स्पीड में आना चाहिए, गोली की रफ्तार से। ठीक है, बताइए। तो मशरूम चट्टाने किस प्रकार के भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है डेजर्ट के अंदर में, रेगिस्तानी इलाके के अंदर में। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने पीतल और तांबे के सिक्के क्यों बनवाए? ठीक है, उन्होंने सोने की और चांदी की कमी थी इसलिए।
अधिक सुरक्षित बनाने के लिए, सैनिकों को अधिक वेतन देने के लिए, या कॉइन्स अवेलेबल करवाने के लिए, सबके लिए। अब देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन एक आप लोगों का जो है एक अलग तरीके का क्वेश्चन है, जो आप लोगों को ये सिखाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने पीतल के और तांबे के सिक्के चलाए थे, ठीक है, ब्रास और कॉपर के सिक्के, जिसको हम लोग टोकन करेंसी बोलते थे। टोकन करेंसी क्यों चलाई थी उसने? क्योंकि सोने और चांदी की कमी थी, तो वो चाहता था कि सोने और चांदी के बदले में जो है ये इस तरीके के सिक्के चला देंगे तो काम चल जाएगा। तो शॉर्ट सप्लाई थी सोने और चांदी की, इसी वजह से उसने जो है वो चलाए थे टोकन करेंसी, क्योंकि चांदी और सोने की तो कमी है, तो उसके बदले में बोला टोकन करेंसी चला दो करके। तो मेन रीजन उसका ये था क्योंकि चांदी और सोने की कमी थी उस समय में। ओके, तो उसको पूरा करने के लिए ए इज द करेक्ट आंसर। जैविक खेती में ब्लैंक का इस्तेमाल किया जाता है। सीटेट का क्वेश्चन है आप लोगों का। केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया जाता है। केमिकल का इस्तेमाल तो करना ही नहीं है, ठीक है, जैविक खेती के अंदर में। जेनेटिक मॉडिफिकेशन डन किया जाता है, जेनेटिक मॉडिफिकेशन करते हैं। अनुवांशिक संशोधन गलत, ये भी नहीं करते, गलत हो जाएगा वो। नेचुरल मैन्योर का इस्तेमाल किया जाता है, ये बिल्कुल सही है। केवल कॉटन का इस्तेमाल अलाउड है भारत के अंदर में। भाई क्या कॉटन खाएंगे क्या? जैविक खेती कुछ भी कर सकते हैं। अब आपको बैगन उगाना है, आपको बैगन पसंद है मान लो, ठीक है, जैसे एस के बाबू है यहाँ पर में, ठीक है, साजिन है, रति कुशवाहा है, मोनिका कुमारी, आपको बैगन खाना है, आपको बैगन ही पसंद है, आप सब लोगों को बैगन। अब आप बैगन उगाना चाहते हो ऑर्गेनिक खेती से, तो क्या हम ये बोले कि नहीं भाई आप ऑर्गेनिक खेती से बैगन नहीं उगा सकते, आप तो सिर्फ कॉटन ही उगाओ? अरे ये क्या जो है यहाँ पर में पागल जैसी बात है कि ओनली कॉटन प्रोडक्शन इज अलाउड। अरे कुछ भी उगाएंगे, हमारी मर्जी, हम कुछ भी उगाएंगे। मिर्ची उगा के खाएंगे, ऑर्गेनिक मिर्ची खाएंगे हम लोग, ठीक है, ज़्यादा तीखी लगेगी, ऑर्गेनिक तरीके से उगा के खाएंगे मिर्ची। आलू ऑर्गेनिक वाले उगा के खाएंगे, ठीक है। तो ये ओनली प्रोडक्शन ऑफ कॉटन, ये तो मतलब ऑप्शन को देखते से ही एलिमिनेट कर देना था। जैविक खेती तो कुछ भी कर सकते ना, जैविक खेती का मतलब होता है नेचुरल तरीके से करना। और ये सितंबर 2014 का एक्चुअल क्वेश्चन है आपका। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। हमारे अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड। तो अलीगढ़ आंदोलन का जो शुरुआत की गई थी फ्रेंड्स, ये की गई थी सर सैयद अहमद खान के द्वारा। अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खान, डायरेक्टली आप लोग याद रखिए, एग्जाम में पूछते हैं। अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खान। 9वीं पंचवर्षीय योजना किस वर्ष लागू की गई थी? केवीएस पीआरटी 2018 का आपको बताया था ना मैंने कि 9वीं पंचवर्षीय योजना का पूछा था आप लोगों से। 9th 5 ईयर प्लान, केवीएस पीआरटी 2018 का क्वेश्चन था आप लोगों का, ये एक्चुअल वाला। तो 97 से लेकर सन 2002 के बीच में 9वीं पंचवर्षीय योजना चली थी। कितने लोग हैं यहाँ पर जो 9वीं पंचवर्षीय योजना के समय में, मतलब उस पंचवर्षीय योजना के तहत जन्म नहीं हुआ था आपका, लेकिन आप लोग 9वीं पंचवर्षीय योजना के समय काल के अंदर में आपका जन्म हुआ था? कोई है क्या यहाँ पर में? कौन सी वाली? कुछ लोग होंगे जो 8वीं पंचवर्षीय योजना के समय में जिनका जन्म हुआ होगा, कुछ लोग होंगे 9वीं वाले। कोई है यहाँ पर में 7वीं पंचवर्षीय योजना के या एनुअल प्लान्स जो बने थे 2 बार, उसके बीच में 2 बार एनुअल प्लान्स भी बने थे? चलिए बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, कुछ 9वीं वाले हैं, कुछ 8वीं वाले हैं, 10वीं 11वीं वाले तो नहीं होंगे मोस्ट प्रोबेबली आप लोग, ठीक है। चलिए गुड। तो 1997 से 2002 के बीच में 9वीं पंचवर्षीय योजना थी। इससे क्या हो गया, अब 8वीं और 9वीं अगर आप पूछ ले तो आप बता सकते हो, क्योंकि आपको खुद का तो पता होगा ना कि आप कब हुए थे। नवंबर 2002 है सर, तो 2002 नवंबर के अंदर में 10वीं पंचवर्षीय योजना शुरू हो चुकी थी, तो 10वीं वाला भी मिल गया हमको एक। चलिए, तो ये जो है फ्रेंड्स आज का आप लोगों का लेक्चर था। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं, टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। आप लोगों के लिए जल्द ही फ्रेंड्स जो एक गिफ्ट पैक है, या आप लोगों का जिसको आप लोग गुडी बोलते हो, गिफ्ट गुडी, जिसके अंदर में ओएमआर शीट्स रहेंगी आप लोगों के लिए, कुछ इंपॉर्टेंट वाले उसमें रिवीजन नोट्स रहेंगे, रिवीजन के लिए कुछ छोटे छोटे पैम्पलेट्स, ब्रेन योगा के कुछ ट्रिक्स, मेडिटेशन के कुछ ट्रिक्स, जिससे कि आप लोग अपने एग्जाम को कर सके अच्छे से, वो भी आप लोगों को मिलेगा। तो टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़े रहिए, जल्द ही उसको भी हम लोग वो जो योजना है वो आप लोगों के लिए रोल आउट करेंगे, हमारे जो भी टीचिंग परीक्षा के जो बच्चे हैं उन लोगों के लिए, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं हम लोग फ्रेंड्स कल हमारे लेक्चर के अंदर में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आप लोगों के लिए एक क्विज है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको डाल दी गई है। जो बच्चे लाइव देख रहे थे उन लोगों के लिए केवल, ठीक है। तो लाइव आया कीजिए आप लोग क्लास के अंदर में, आप लोगों का पिन कर दिया गया है, तो उसका स्कोर मेरे को जरूर बता देना। वो टेस्ट दीजिए, फिर मेरे को स्कोर बताइए कि आपका स्कोर कितना आया, ठीक है। नीचे में कमेंट में स्कोर भी बता देना आपका स्कोर कितना आया है। 1300 से ज़्यादा लाइक्स आप लोगों ने कर दिए, बहुत बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स आप सभी लोगों का। ऐसे ही आप लोग जो है अपना प्यार देते रहेंगे तो आप लोगों के लिए मेहनत करने की क्षमता और ज़्यादा हमारी पूरी टीम की बढ़ती जाएंगी, ठीक है। चलो, थैंक यू, बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।